हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सदन चैनल। और इस वीडियो का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और परीक्षा उपयोगी तथ्यों से संबंधित अति महत्वपूर्ण विवरणी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला, सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पहला बात करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल। तो एक परिचय मैं आपको दे दूं सबसे पहले कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहला जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1828 से 1835। इनका पूरा नाम विलियम कैवेंडिश बेंटिक था। क्या था? विलियम कैवेंडिश बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित किया था। मील तथा बैंथम के विचारों से प्रभावित होकर बेंटिक उदारवादी प्रवृत्ति का था। कौन सी प्रवृत्ति थी? उदारवादी प्रवृत्ति थे। इनके इसके द्वारा किया गया कार्य कौन कौन सा था जो महत्वपूर्ण? तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि सामाजिक सुधार। तो ये जो पहला है कि सती प्रथा का अंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखेंगे। परीक्षा में हमेशा आता है, बार बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब नेक्स्ट क्या है कि बेंटिक ने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 17 द्वारा, कौन सा धारा 17 द्वारा? विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया। परंतु यहां पर भी विरोध करने वालों की कमी नहीं थी। तो विरोध किसने किया? राधाकांत देव ने विरोध किया, जो एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। और समर्थन किसने किया? तो आप जान सकते हैं कि महान राजा राम मोहन राय तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना को सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं कि देवी देवताओं के समक्ष नरबलि, राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1833 के एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का अधिकार माना गया। अब यहां पर जाति के आधार पर किसको? योग्यता को ही सेवा का अधिकार माना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन कौन सा सुधार किया? तो उसने ये देखा कि शिक्षा के लिए अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाए। क्या अनुदान का प्रयोग प्राच्य साहित्य का अर्थ है कि प्राचीन शिक्षा के विकास के लिए किया जाए या फिर पाश्चात्य साहित्य के विकास के लिए या शिक्षा के विकास के लिए किया जाए। तो प्राच्य विद्या के समर्थकों को नेतृत्व विल्सन एवं प्रिंस ने किया। किसने किया? जो प्राचीन शिक्षा का समर्थकों का नेतृत्व विल्सन एवं प्रिंस तथा पाश्चात्य विद्या के समर्थकों का नेतृत्व ट्रेवेलियन ने किया। और ये समर्थन किसने के द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। विवाद के निपटारे के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे मैकाले की योजना कही जाती है। क्लियर है? समझ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। एक ये योजना कहता था मैकाले के द्वारा कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो। क्लियर? रंग से या रक्त तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से वो अंग्रेज हो जाए। तो ऐसा शिक्षा व्यवस्था की वो बात करता था जिसके अंदर कि भारतीय हो परंतु उसके प्रवृत्ति, विचार या नैतिकता और बुद्धि से वो क्या हो जाए? अंग्रेज हो जाए। तो ये मैकाले की योजना थी। क्लियर? 1835 कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। ये सब जो सुधारें थी वो शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत थी। नेक्स्ट बात करेंगे राजनीतिक सुधार, और ये सुधार किसके तरफ से किया जा रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं राजनीतिक सुधार में। बेंटिक ने भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थ बने रहने की नीति का पालन किया। कुछ जगह हस्तक्षेप नीति का पालन किया, जैसे मैसूर को अंग्रेज साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। कुछ स्थानों पर अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जैसे हैदराबाद, बूंदी, जोधपुर, कोटा तथा भोपाल पर अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। तो ये सब राजनीतिक सुधार था। अब बात करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल आया वह सर चार्ल्स मेटकॉफ था। इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का था, परंतु इसके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो हुआ था समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में ये जाना जाता है। कौन? सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड। ये 1836 से 1842 तक रहा। महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल में क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें कंपनी एवं शाह सुजा तथा रंजीत सिंह के मध्य एक संधि हुई थी। 1839 में ऑकलैंड ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया था। अब बात करेंगे लॉर्ड एलनबोरो। इसका कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है जो आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि रविवार को छुट्टी जो मिलती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1843 ईस्वी में इसके समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट।
सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग, ये 1844 से लेकर 1848 का शासनकाल था। महत्वपूर्ण घटना, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध, साम्राज्य का विस्तार, जालंधर से पंजाब तक विस्तार कर लिया गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल आधुनिक भारतीय इतिहास का स्मरणीय काल रहा है। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, युद्ध एवं व्यक्तिगत सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया गया। महत्वपूर्ण घटना, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध और पंजाब का विलय किया गया। सिक्किम को अधिकार में ले लिया गया। आंग्ल बर्मा, जिसमें बर्मा की पराजय हुई, लोअर बर्मा तथा पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो आपने देखा कि कौन कौन सा है। एक इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। विस्तार की नीति कौन सी थी? युद्ध एवं व्यक्तिगत नीति, जो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत या नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इस सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति। तो इसके काल को, लॉर्ड डलहौजी के काल को भी हड़प नीति का काल भी कह सकते हैं आप। भारतीय साम्राज्य के किसी भी शासक की मृत्यु अगर प्राकृतिक उत्तराधिकारी को छोड़कर नहीं होती है तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत यही मूल भावना थी इस सिद्धांत का। व्यक्तिगत सिद्धांत में यह कहा गया कि भारतीय साम्राज्य में, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कि भारतीय साम्राज्य के किसी भी शासक की मृत्यु अगर प्राकृतिक उत्तराधिकारी को छोड़कर नहीं हुई, अर्थात कोई उसके पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, अगर प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, अगर किसी को वो गोद ले लिया है, तो भी वो ब्रिटिश साम्राज्य में वो विलय हो जाएगा। अगर वो उसका पुत्र है तब वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं होगा। तो यही इसका सिद्धांत था, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा विलय किसको किया गया था? प्रथम राज्य सतारा, याद रखेंगे, प्रथम राज्य सतारा था। जोसेफ हेम ने इसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस की, संज्ञा दी थी। इस प्रकार उत्तराधिकारी के अभाव में जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली इत्यादि को विलय कर लिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या है, उत्तराधिकारी के लिए है। तो आइए आगे बात करते हैं कि 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, किस पर? अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर रेजिडेंट आउटरम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया। इस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। सेना का मुख्यालय कहां? शिमला में स्थापित किया गया तथा 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ स्थापित किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। अब बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिक्षा संबंधी सुधार जो किया गया था। तो उसमें एक वुड डिस्पैच को लागू किया गया, जिसके अनुसार, कौन सा शिक्षा संबंधी सुधार में? वुड डिस्पैच, जिसमें जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल तथा प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज, 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियां, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। तो आपने देखा कि शिक्षा संबंधी काफी सुधार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। और किसके अंतर्गत? वुड डिस्पैच के अंतर्गत। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद कर लें कि डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक है। और ये रेलवे कहां से चली थी? पहली बार 16 अप्रैल को मुंबई से थाने के बीच, जो 34 किलोमीटर पर थी, वो प्रथम बार रेल चलाई गई। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, जिसमें भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन, किसका? डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। तो देखा आपने किस तरह से डाक टिकट भी डलहौजी के समय में ही शुरुआत हुई। कोलकाता एवं आगरा के बीच प्रथम बार तार सेवा की शुरुआत। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी अपने शिमला को बनाया था। किसको? शिमला को बनाया था। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसके समय में शुरू हुई थी? जो आज तक प्रतियोगिता परीक्षा आप देख रहे हैं या देते हैं, तो वो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई है लॉर्ड डलहौजी के समय में। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी, इससे प्रश्न परीक्षा में आता है और बार बार पूछा जाता है। लोक सेवा विभाग अर्थात PWD का भी स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ। इसने बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। तो आपने देखा किस तरह से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बिंदुवार विवरणी दिया था। तो अगर आपको वीडियो से सीखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे, ये भारत के गवर्नर जनरल हो गए। अब बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। वायसराय जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वायसराय। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या सब्सक्राइब कर लें। आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर मैं अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो जरूर बनाएं और पहले इसको पढ़ के बनाएं, जिससे आप इजीली बना सकते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, वो बनाने का, क्वेश्चन के बाद आप पॉज बटन दबा के पहले सॉल्व कर ले और उसके बाद उसका आंसर दें, फिर आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।